परीक्षा हुई है पेपर 1 की। आज हम उसके प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी प्रश्न बताया जाएगा उस सभी का सटीक आंसर दिया गया है। आप अपने सेट से इन प्रश्नों का मिलान कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपको क्लासरूम में पढ़ाया जा चुका है। इसमें से ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो बाहरी पूछे गए हैं और काफ़ी आसान प्रश्न थे पेपर 1 में। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को। अब अलग अलग पृष्ठभूमि के बालक है और इसको संबोधित करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम द डाइवर्स सेटिंग, यानी ऑप्शन नंबर 4 विविध विन्यासों का उदाहरण देंगे। अगर आप निगेटिव पॉजिटिव से भी इस शब्द को छाटते तो यहाँ से देखिए स्टैंडर्डाइजेशन कट गया। उसके बाद यहाँ आते हैं नकारात्मक रूढ़िबद्ध, ये भी कट गया है ना। बातचीत को टालनी चाहिए, ये भी कट गया। तो हमारा जो सही आंसर है वो आंसर नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो कैसे सुसाध्य करेंगे? जब हम बच्चे को क्या करेंगे? एनकरेज करेंगे, यानी समरूप के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। तो सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 1। डर की भावना पैदा करना गलत है। लगातार अभ्यास करवाना, ये भी गलत है ना। इसी तरह इसका सही आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? तो इसमें क्या नहीं करेगा? तो इसमें जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो है आंसर नंबर 2, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आंसर नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी, कई बार आपको क्लासरूम में इस बात की चर्चा की गई है। सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी, और हम कई बार बताए हैं कि जो क्रिएटिविटी है वो किससे जुड़ेगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग से। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? आंसर नंबर 4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? प्रभावशाली कौन सा होगा? तो इसका सबसे सटीक और सही आंसर है आंसर नंबर 4, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। एक तो होगा ही नहीं बिना विश्लेषण का। अवलोकन करना संभव ही नहीं है, नकल करना संभव नहीं है, याद करना ये भी एक निगेटिव उत्तर है। तो इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा। एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। हम कई बार आपको बताए हैं कि छात्रों जो गलतियां करते हैं उस गलतियां का हमें त्रुटि करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उससे बच्चे के पढ़ने के तरीके का पता लगता है। यानी सही आंसर जाता है 4 पर। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगर आप देखिएगा निगेटिव, तो यहाँ पर देखिए क्या है? दूसरों बच्चों से अलग करना, है ना। केवल गलत हो गया, दंड देना गलत हो गया। तो सही आंसर क्या है? 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 कह रहा है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? कायम रखना है, सस्टेन करना है, तो किस प्रकार से हम सस्टेन करेंगे? तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर है 4 नंबर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। दंड तो देना नहीं है, याद करना भी गलत हो गया, बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। लेकिन उससे ज़्यादा सही और सटीक आंसर है आंसर नंबर 4। तो 7 का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शर्मिंदगी, शर्मिंदगी है क्या? तो शर्मिंदगी जो है यह संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। हम कई बार बताए हैं कि हमारा जो संवेग है वो हमारे संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जैसे गुस्सा आना, यह भी एक क्या है? संवेग है, और हमारे संज्ञान पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो शर्मिंदगी का जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 4। संज्ञान से संबंध नहीं है, ये तो गलत है क्योंकि यह संज्ञान से संबंध रखता है जो हम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। अधिगम का संरचनात्मक विचार। देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में चर्चा की गई है, संरचनात्मक के बारे में चर्चा की गई है। और हम कई बार आपको क्लास में बताए हैं कि जब भी संरचनात्मक हो तो वहाँ पर सक्रिय होगा, यानी एक्टिव होगा। इसका सही आंसर किसके कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1, यानी
बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। देखिए यहाँ पर पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक, ये बिल्कुल गलत है ना। उसके बाद दिया गया है बच्चों की कोई भूमिका नहीं, ये तो और गलत है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं, यह भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है? आंसर नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर और देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या कह रहा। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? कौन सी धारणा उपयुक्त हो गया, यानी जो आप सीखते हैं उसमें सबसे उपयुक्त क्या है? हम कई बार बताए हैं, जो हमारा अधिगम है यह इम्प्रूवेबल है, यानी सुधारने योग्य है। तो हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो लर्निंग है, वो क्या है? इम्प्रूवेबल, यानी योग्यता सुधारने योग्य है, सुधार्य है। ठीक है। असफलता अनियंत्रित नहीं होगा, प्रयासों से ये भी नहीं होगा। योग्यता अटल है, फिक्स है, यानी हमारी एबिलिटी फिक्स है, बिल्कुल भी नहीं, हमारी एबिलिटी बदलती रहती है। तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। तो कौन सा इसका सही आंसर हो गया? आंसर नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर और देखते हैं क्वेश्चन 11 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो सबसे अच्छा कौन सा होगा? परीक्षाएं? बिल्कुल भी नहीं। प्रतिस्पर्धा तो करवानी नहीं चाहिए। कई बार हम बताए थे आपको, नकारात्मक नेगेटिव वर्ड है ये। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं करवाना है। और पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं। तो कौन सा सही आंसर है? अन्वेषण करवाना, संवाद करवाना। डायलॉग जो है ये एक निगेटिव जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ चारों ऑप्शन को देखें तो उसमें सबसे सही आंसर कौन सा आ रहा है? 2 नंबर, अन्वेषण और संवाद। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और देखते हैं क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है। बच्चों को सीखने में कठिनाई, यानी जो डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्ट जो होती है बच्चों को सीखने में, जब कब होता है? जब दे रहा है यहाँ पर। आंसर नंबर 3 जाएगा इसका, यानी सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अगर हम अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाएगी तो बच्चों को सीखने में क्या होगी? कठिनाई होगी। हम इस चीज़ को गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट में भी पढ़े थे, गेस्टाल्ट सिद्धांतकार में भी पढ़े थे कि बच्चा को टुकड़ों में ज्ञान नहीं देना चाहिए, जबकि बल्कि एकत्र में ज्ञान देना चाहिए। तो इसका सही आंसर जाता था 3, यानी जब हम बच्चे को टुकड़े में ज्ञान देंगे तो बच्चे को समझने में कठिनाई होगी। एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर हम बच्चे को कार के बारे में बता रहे हैं तो एक बार में बच्चे कार समझ जाएंगे, लेकिन उसको अलग अलग टुकड़ा करके बताएंगे, ये व्हील है, ये एक्सल है, ये स्टीयरिंग है, तो बच्चे को हो सकता है उसके दिमाग में कार का फोटो नहीं बने, वो अलग अलग चीज़ों को समझे, अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं। तो इसलिए सूचना जब हम टुकड़ों में देंगे तो बच्चे को सीखने में क्या होगी? कठिनाई होगी। हो गया आंसर 3 सही, करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर और देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 13। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? सबसे अच्छा अवस्था अधिगम की कौन सा होता है? तो संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, यानी इसका सही आंसर जाएगा आंसर नंबर 1, है ना। तो 13 का सही आंसर क्या था? आंसर 1। क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन 14 तो और आसान है, कई बार क्लास में इस चीज़ की चर्चा हुई है कि बच्चे के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है वो किसके द्वारा आता है? तो बच्चे के आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया। क्लियर हो गया। चलिए, ना ये हेरिडिटी से होता है ना केवल पर्यावरण से होता है, और ये दोनों से लिखा है तो ये तो होगा ही नहीं आंसर। तो आंसर कौन सा होगा? 2। आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर, देखते हैं क्वेश्चन 15 को। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जरा सा थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर दिया है? ट्विस्ट कर दिया है। फिर भी समझते हैं। एक कार्य के दौरान बच्चा जो है, यानी एक लड़की है साइना नाम की, वो स्वयं से बातचीत करती है और बोल रहा है कि किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में विचारों के अनुसार इस तरह का जो व्यक्तिगत वाक्य, यानी खुद से बात कर रही है, खुद को रेगुलेट कर रही है, मतलब वो अपने कार्य को दिशा दे रही है, मतलब स्वनियमन कर रही है, स्वनियमन कर रही है। तो सही आंसर क्या है? सेल्फ रेगुलेशन। इस चीज़ को हम टीएलएम में भी पढ़े थे, सेल्फ रेगुलेशन। हो गया क्लियर। आते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बच्चे का जो हम मूल्यांकन करते हैं उसका क्या लक्ष्य है? तो सबसे पहले पुरस्कार? बिल्कुल नहीं। नामांकित? बिल्कुल नहीं। योग्यता आधारित समूह? ये तो करना भी नहीं चाहिए। तो सही आंसर क्या है? आंसर नंबर कौन सा होगा? 1। आंसर कौन सा होगा? 1। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। उसकी जैसी ज़रूरत होगी, उसकी जैसी आवश्यकता होगी, हम बच्चे को उसी के अनुसार क्या देंगे? एजुकेशन, शिक्षा। ओके। आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमारा। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वह है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बालकों को संकेत और इशारे जैसे क्यों
क्या कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्सी, हम जो ही बच्चे को टेम्पोररी हेल्प देते हैं तो ये क्या कहलाता है, एस्के फोल्डिंग, पार, ढांचा, है ना। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी, पार, आधारभूत संरचना, यही है ना। अगर यहाँ पर दिया गया है अर्थहीन, ये संभव ही नहीं है। निष्प्रेरित, ये भी आंसर नहीं है। प्रत्याहार, प्रवृत्तियाँ पैदा करना, ये भी इसका आंसर नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर और देखते हैं क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो, सेम एट इज सेम क्वेश्चन आपको करवाया गया है। देखते हैं, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। हाँ, उसको देखकर उसके पिता कहते हैं लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, मतलब जो ही नहीं करो क्या हो गया, क्या होगा, लिंग रूढ़िवादिता, यानी आंसर कौन सा होगा, 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, हम उसको कोई भी चीज़ क्या करते हैं, प्रचुर मौके प्रदान करते हैं, यानी ज्ञान की संरचना का हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग चीज़ों को प्रदान करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, 1, यानी अंक वाला होगा नहीं। अटल पाठ्यक्रम संभव नहीं है, प्रतिस्पर्धा होगा नहीं, तो सही आंसर क्या है, 19 का 1। आते हैं 20 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है 20, थोड़ा सा समझिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। हम पढ़े थे गुड बॉय गुड गर्ल, और ये किस स्टेज में आता था, ये आता था कन्वेंशनल, जिसका हम लोग क्या नाम पढ़े थे, पारंपरिक। तो यहाँ पर कन्वेंशनल कौन सा है, 4, और यहाँ क्या लिखा है, प्रथागत। हम आपको कई बार बोले थे कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अनेक नाम होते थे, अनेक नाम होते हैं, इसलिए एक बार अगर आपको ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश भी देख लिया करे। तो इसका सही आंसर कौन सा था, कन्वेंशनल, यानी गुड बॉय गुड गर्ल, है ना। आते हैं अगले प्रश्न पर और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। आते हैं 21 और देखते हैं, समाजीकरण के बारे में पूछ रहा और पूछ रहा कौन सा कथन सही है, तो कौन सा है, तो इसका सही आंसर है विद्यालय। विद्यालय समाजीकरण का क्या है, द्वितीयक कारक है, और परिवार हमारा क्या है, प्राथमिक है। लिखाएं भी हैं और लिखें भी आप, नोट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए यहाँ 22, बहुबुद्धि सिद्धांत आ गया। बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में, तो बुद्धिमता जो है विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमता की बहुत सारी दशाएं होती है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा है, 1, ये नहीं होगा आंसर, ये केवल है, बिल्कुल नहीं होगा। एक आयाम, कई बार बताएं, ये तो एक आयाम होता नहीं है, इसका बहुआयामी होता है। तो बुद्धिमता की विभिन्न दशाएं होती है, यानी क्या होता है, बहुआयामी होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर और देखते हैं 22 को। देखिए यहाँ जीन प्याजी के अनुसार पूछ रहा है कौन सा, पूर्व संक्रियात्मक में, तो ये तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह किस में चले जाता है, मूर्त मूर्त संक्रियात्मक, है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये भी नहीं होगा, ये किस में चले जाएगा, मूर्त वाले में। और अमूर्त तो किस में चले जाएगा, औपचारिक, यानी लास्ट फॉर्मल वाले में। तो इसका सही आंसर कौन सा है, सेनेट्रेशन, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण नहीं है, केंद्रीकरण है, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, 4। बच्चा एक ही चीज़ पर केंद्रित करता है। अगर हम बच्चे को 2 गिलास दिखाएं अलग अलग शेप के और इसका पानी 1 लीटर वाला इसमें डाल देंगे तो बच्चा तुरंत बोल देता है कि इसका पानी कम है, मतलब बच्चा एक ही जगह केंद्रित होता है, उसके बाहर ना शेप को देखता है ना ही उसके वॉल्यूम को देखता है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा था, 4, केंद्रित हो जाता है एक ही चीज़ों पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विकास के संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा कथन एकदम सही होगा। तो विकास हमारा क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल है, यानी बहुआयामी है विकास। यहाँ पर बोल रहा है बाल्यावस्था में, बिल्कुल भी नहीं। सभी संस्कृतियों में समान, ये तो नहीं होती है। और केवल, ये तो और नहीं होगा आंसर। तो इसका सही आंसर कौन सा था, आंसर नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर और देखते हैं क्वेश्चन 25 को। देखिए यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष अधिगम प्रक्रिया में किस पर जोर देंगे, तो हम बताए थे कि वाइगोत्स्की साहब क्या बोले थे कि बच्चों का विकास 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। किस किस चीज़ों पर, सामाजिक संपर्क, भाषा और क्या, कल्चर, यानी सांस्कृतिक उपकरण। सही आंसर कौन सा हो गया, कल्चरल टूल्स, यानी आंसर नंबर 3। कितना आसान प्रश्न है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। देखिए यहाँ पर जीन प्याजे पूछ रहा है संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में हम जानते हैं, तो एस्कीमाज सही आंसर है। एस्कीमाज का एक नाम क्या है, यहाँ पर मनोबंध, है ना। हिंदी में कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिसके एक से अधिक नाम होते हैं, इस वजह से अगर कन्फ्यूजन आ रहा है तो यहाँ टिक कर लेंगे। पहला नहीं होगा, पहला क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाइगोत्स्की का दिया हुआ है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को क्या कह रहा है। एक समावेशी कक्षा में पर जोर देना चाहिए। किस पर जोर देंगे हम समावेशी कक्षा में, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगम अधिकतम करने के लिए
अवसर प्रदान करना एकदम सही और सटीक आंसर है। तो 27 का आंसर क्या है? 2। आते हैं 28। देखिए ये क्वेश्चन RPWD हम पढ़ाए भी थे आपको। RPWD दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पढ़ाए थे ना। इसमें कितनी प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया था? 16 प्रकार। तो इस शब्दावली का प्रयोग किसके लिए सबसे उपयुक्त होगा? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर 1 हो गया क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर और देखते हैं 39। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया था। किशोरावस्था तक बच्चों के विकास को कर्म, ये जो लिखा है ना स्टेज, ये पियाजे का सारा स्टेज है। ठीक है, ये पियाजे का स्टेज सारा लिखा हुआ है। तो इसमें हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3। यहाँ पर पहले सेंसरी है, बीच में से प्री ऑपरेशनल को हटा दिया, फिर कॉन्क्रीट को दे दिया और लास्ट में क्या दे दिया? एब्स्ट्रैक्ट को। तो सही और सटीक आंसर कौन सा? आंसर नंबर 3। लेकिन हाँ, जब सेंसरी को आके देखिएगा तो यहाँ सामवेदिक लिखा हुआ है और हिंदी में कुछ नाम बदल जाते हैं, इसलिए इंग्लिश में भी हम आपको बताए थे कि टर्म इंग्लिश में ही देखना है। और जितने भी हिंदी टर्म थे हम सभी हिंदी टर्म का इंग्लिश भी बताए थे, है ना। आते हैं लास्ट प्रश्न पर, यानी CDP सेक्शन का ये अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30। 30 कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं, देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चन पूछ दिया, को किस प्रकार देखना चाहिए? तो ये हो गया अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए एकदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक बच्चे अलग होते हैं और उसकी योग्यता को हम पहचाने और उस बच्चे को उसी के अनुसार शिक्षा देना है। कई बार बताएं, योग्यता आधारित समूह तो बनाना ही नहीं है, अधिगम प्रक्रिया में बाधा तो होगा नहीं, और पक्ष पर असफलता। यानी आपका जो ये 30 क्वेश्चन है, 30 में से 30 कितने स्टूडेंट को आए हैं? ज़रा हमें कमेंट करके बताएंगे कि 30 में से 30 किसको आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन एकदम ईजी लेवल का था और सारा A to Z यानी 30 क्वेश्चन आपको क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है। साथ ही आपके नोट्स में भी ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे कहीं ना कहीं थ्योरी के रूप में। हो गया। अगला जो सेक्शन है मैथ्स का, हम जल्द ही उसका वीडियो डालते हैं, तब तक मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।